एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए साथियों, मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पढ़ा रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। जो प्रश्नवाचक शब्द पहले होते हैं उसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, लेकिन जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो उसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा, उत्तर तो देना है लेकिन जब बीच में आता है तो उसका यस या नो में उत्तर नहीं दे सकते हैं। समझ में आया ना? तो ये देखिए कैसे जानेंगे कि ये आपका प्रश्नवाचक शब्द पहले है कि बीच वाला है। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। अगर इससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, जब आपके प्रश्नवाचक शब्द क्या, ये जो है ना, क्या शब्द कहाँ रहे? वाक्य के पहले रहे। कहाँ रहे? वाक्य में पहले रहे। ठीक है, वाक्य में पहले रहे, ये कहें, वाक्य के नहीं, वाक्य में पहले रहे का। जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, ये जो क्या है प्रश्नवाचक शब्द है और ये शब्द वाक्य में पहले रहे। तो यहाँ देखिए वाक्य में क्या है? पहले है। क्या क्या है ना? पहले। तो आपका वो प्रश्नवाचक शब्द पहले उसे कहते हैं। तो यही कहा गया, अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो हमें डू या डज लगाना चाहिए। अब कैसे पता करेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेंगे, क्या रहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेंगे। इंट्रोगेटिव मिस होता है प्रश्नवाचक, सेंटेंस मिस होता है वाक्य। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य। जब भी आपके प्रश्नवाचक वाक्य रहेंगे तो आपके वाक्य के अंत में जो वाक्य दिया रहेगा, वाक्य के अंत में जब भी प्रश्नवाचक वाक्य रहेंगे तो वाक्य के अंत में क्या रहेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। मतलब ये जो चिन्ह देख रहे हैं, ठीक है, यही आपके हमेशा वाक्य के अंत में रहेंगे। चाहे आपके पहले हो प्रश्नवाचक वाक्य शब्द, चाहे प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। समझ में आ रहा है? तो देखिए, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए, इस वाक्य के अंत में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है कि नहीं? तो वही कहा गया, चाहे प्रश्नवाचक शब्द पहले ही क्यों ना हो, चाहे बीच में क्यों ना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसके वाक्य के अंत में जरूर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। और इससे ये साबित तो होता है, जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा तो वाक्य में जरूर आपके कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द जरूर होंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ आप देख लीजिए वाक्य के अंत में क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसका मतलब इस वाक्य में कहीं ना कहीं जरूर प्रश्नवाचक शब्द है। यहाँ देखिए क्या है, ये प्रश्नवाचक शब्द है कि नहीं? समझ में आ गया होगा। ठीक, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका अनुवाद क्या होगा, क्या वह किताब पढ़ता है। सबसे पहले हम वाक्य को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद ये देखते हैं किस टेंस का है। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में है आया तो प्रेजेंट, उसके पहले ता आया, क्रिया में है। तो जब क्रिया में ता ती ते रहता है और वाक्य के अंत में है रहता है, हूँ रहता, हो रहता है, तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, हमें यहाँ देख के नहीं बताना, हमें यहाँ देख के बताना। ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है? अब देखिए, क्या वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है? हाँ है, तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। समझ में आ गया होगा। और इससे यह स्पष्ट हो रहा है, अगर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो जरूर ना जरूर कहीं वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ देखिए क्या शब्द क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक, तो यहाँ देखिए जब क्या शब्द पहले रहता है, हमें सूत्र में क्या लिख रहा है? कह रहा है डू या डज लगाने के लिए। अब देखिए डू डज आ गए, अगर एक रहता तो तुरंत लिख देता, लेकिन दो लोग हैं, डू है और
डज है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि डू लगाएं कि डज लगाएं। तो देखिए यहाँ क्या के बाद यहाँ क्या है, वह है। अगर वह है तो आपका डज लगेगा, तो यहाँ क्या लगेगा, डज। क्या लगेगा, डज लगेगा। और डज लिखने के बाद देखिए क्या के बाद वह है, तो वह की अंग्रेजी, अब पढ़ता है तो ही होगी, तो डज ही। और क्योंकि डज मतलब डू डज लिखने के बाद डू या लिखेंगे या डज, सब्जेक्ट उसके बाद, इसीलिए डज के बाद सब्जेक्ट लिखा। और सब्जेक्ट लिखने के बाद देखिए सब्जेक्ट यही है आपके, ही सी इट नीम आई वी यू दे। इसके लिखने के बाद मतलब सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, मैंने आपको बताया है, एक दो, दूसरे नंबर पे जो रहेगा वही मेन वर्ब। और वही मेन वर्ब जो देखिए पढ़ता आया ना दूसरे नंबर पे, ता को हटाकर ना लगाना है, तो पढ़ना। और पढ़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, रीड। तो क्या हो जाएगा यहाँ, रीड हो जाएगी। अब जैसे ही रीड लिखते हैं तो तुरंत कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखने के लिए, तो देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, मतलब क्या कह रहा, तुरंत देखो ये लोग आ रहे हैं, जैसे ही मेन वर्ब लिखे तुरंत ऑब्जेक्ट लिखना, तो बचा क्या, किताब। तो किताब की अंग्रेजी ए बुक। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, तो डज ही रीड ए बुक। और अंत में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाक्य क्या है, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं, क्या। तो अब इसका अनुवाद पढ़ लेने, वाक्य को पढ़ लिया और हमें देखना ये कौन सा टेंस है। हूं आया तो प्रेजेंट, ता आया तो सिंपल। तो आप जानते हैं अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो आते हैं, वो आपके क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ वाक्य के अंत में क्या आया, ता हूं आया है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो अगर वाक्य के अंत में आपके प्रश्नवाचक चिन्ह आते हैं तो आपके क्या होते हैं, वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो कहीं ना कहीं जरूर प्रश्नवाचक शब्द होगा। ठीक, तो अब देखिए क्या है, यहाँ क्या शब्द पहले आया है। तो हमें जब क्या शब्द पहले आता है तो हमें उसकी अंग्रेजी नहीं, क्योंकि हमें डू या डज लगाना रहता है। अगर आपसे कोई पूछे कि डू डज क्या है तो आप कह सकते हैं ये आपके सहायक क्रिया हैं, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं। तो यहाँ तक अब देखिए, अब हमें डू डज दो लोग हैं, अब समझ में नहीं आ रहा कि डू लगाएं कि डज लगाएं। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ डू पहले दिया तो डू ही लिख देते, नहीं, हमें ये देखना है कि क्या के बाद यहाँ क्या है। तो यहाँ देखिए क्या के बाद क्या है, मैं है। तो मैं आप जानते हैं बहुवचन करता है, और बहुवचन कर्ता के साथ आपके डू लगते हैं, इसीलिए यहाँ क्या लगेगा, डू। समझ में आ गया ना। अब देखिए डू के बाद यहाँ क्या है, मैं, तो मैं की अंग्रेजी आई। समझ में आ गया ना। डू आई, डू क्यों लिखा गया, क्योंकि मैं जो है बहुवचन करता है इसीलिए डू लगा, और मैं की अंग्रेजी आई होती है। और जैसे ही कर्ता लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब लिखना रहता है, देखो सूत्र के अनुसार मेन वर्ब। तो एक दो, दूसरे नंबर पे क्या है, देता, तो ता को हटाकर ना लगाना रहेगा, तो देना, देना की अंग्रेजी गिव हो गई। तो डू आई गिव, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे ही गिव लिखते हैं तुरंत अब देखिए किसको देता है, तुम्हें देता है तो यू। ठीक, एक कलम देता है, ए बुक। तो क्या हो गया, डू आई गिव यू ए बुक। समझ में आ गया होगा। मतलब जब आपके दो ऑब्जेक्ट आते हैं, यहाँ देखिए तुम्हें आया और एक कलम आया, तब आपके क्या होते हैं, मेन वर्ब के बाद जो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप पिछली वीडियो में देखेंगे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, हम आपको सेंटेंस में जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि आपके कौन कौन मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो सेंटेंस वाले लेसन में आप देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए जैसे ही मेन वर्ब लिखती हैं तुरंत वो आपका जो है यही आपका क्या रहेगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इससे अब देखो कैसे पता चलेगा,
जो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे वो ऑब्जेक्ट के पहले होंगे, मतलब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे उसके पहले होंगे। यहाँ देखिए एक कलम है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ क्या है तुम्हें, तो एक कलम से पहले क्या तुम्हें आया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी वजह से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद हमें क्या लगाना रहता है, तुम्हें का अंग्रेजी यू और एक कलम के अंग्रेजी बुक। तो आई डू गिव यू ए बुक, समझ में आया होगा ना। डू क्यों लगा, क्योंकि बहुवचन करता इसीलिए डू, और मैं का अंग्रेजी आई। जैसे ही करता लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब एक, दो दूसरे नंबर जो रहता है मेन वर्ब, तो गिव, और उसके बाद तुम एक अंग्रेजी यू, एक कलम के अंग्रेजी ये बुक। समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए अनुवाद करते हैं, तीसरा क्या दिया है, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें देखना है कोई वाक्य है तो हमें देखना है कौन सा टेंस है। तो यहाँ मैंने देखा ये कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे पता चला कि प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि ये आपका है तो प्रेजेंट, और उसके पहले ती है तो सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में अगर ता आता है, ती आती है, ते आती हैं, ताहू आता है, तेहू आता है, तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसीलिए क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि वाक्य के अंत में ती है आया है। और अब देखेंगे जैसे ही पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जैसे ही पता चलता है टेंस के बारे में, तुरंत उसके बाद हम ये देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। तो अगर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसका मतलब भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। समझ में आ गया ना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके प्रश्नवाचक शब्द पहले आए हैं, इसीलिए हमें क्या लगाना है, डू या डज लगाना है। तो डू डज कैसे लगाएंगे, तो क्या की बात देखेंगे। यहाँ तुम्हारी माँ है, ठीक है, इसी वजह से एक वचन है, इसीलिए यहाँ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो डज और तुम्हारी का अंग्रेजी योर, माँ का अंग्रेजी मदर, ठीक। तो डज योर मदर। अब देखिए डज योर मदर लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब, मतलब कर्ता लिखने के बाद मेन वर्ब। तो एक दो, दूसरे नंबर क्या है, करती, तो ती को हटाकर ना लगाना है तो करना। प्रेम करना एक वर्ड है, प्रेम करना एक वर्ड है, तो प्रेम करना का अंग्रेजी क्या होती है, लव। समझ में आ रहा होगा। जैसे ही लव लिखते हैं तुरंत उसके बाद अब क्या बचा, तुमसे, तो यू, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो डज योर मदर लव यू। समझ में आ गया होगा। तो इसका अनुवाद कीजिए आप लोग। तो देखिए क्या है, पहले वाक्य को पढ़ते हैं, क्या वह यहाँ आती है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये देखेंगे कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, इससे देख के नहीं, क्योंकि वाक्य के अंत में है तो प्रेजेंट और उससे पहले ती है मेन वर्ब में। तो जब मेन वर्ब में ता ती ते जुड़ा रहता है और वाक्य के अंत में है रहता है, हूँ रहता, हो रहता, वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। और आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या पहचान होती है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो आता है, वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में क्या आया, प्रश्नवाचक चिन्ह आया। जब भी आपके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वो आपका क्या होता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ देखिए क्या शब्द है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पता चला तो जरूर ना जरूर कहीं प्रश्नवाचक शब्द होगा। कहाँ होगा, वाक्य में होगा। जब आप देखना वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो समझ जाइएगा कि वाक्य में ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द जरूर होगा। इसी वजह से देखिए यहाँ क्या शब्द पहले आया, तो क्या के बाद है, क्या है, करता रहेगा। तो क्या के बाद यहाँ क्या है, वह है, तो वह एक वचन है, इसीलिए क्या लगेगा, डज लगेगा। तो क्या हो गया, डज। और वह का अंग्रेजी आती है ना, सी हो जाएगा। और जैसे ही सी लिखते हैं मतलब कर्ता लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक दो दूसरे नंबर पे है मेन वर्ब, तो यहाँ ती को हटा कर ना लगाना है तो क्या हो जाएगा, आना। आना का अंग्रेजी आप जानते हैं, कम। समझ में आ रहा है ना। कर्ता लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब लिखना है। अब देखिए जैसे ही मेन वर्ब लिखते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ का अंग्रेजी बचा क्या, ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ का अंग्रेजी हियर,
और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो डज शी कम हियर, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए आपके लास्ट वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो इसके लास्ट वाक्य देखते हैं, फिर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जा रही है इसी वजह से। तो यहाँ समझ में आ रहा होगा, फिक्स है। जब समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए अब देखिए क्या है, इस वाक्य को पढ़िए, क्या तुम पुस्तक चाहते हो। क्या लिखा है, क्या तुम पुस्तक चाहते हो। तो सबसे पहले हमें ये देखना है ये कौन सा टेंस है, ये आपका कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे पता चला, क्योंकि आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो रहा था, तो आपका क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ देखिए वाक्य के अंत में ते हो आया है, इसका मतलब ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप देखना है ये कौन सा सेंटेंस है। तो अगर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। समझ में आ रहा है। अब जब वाक्य के अंत में आपके प्रश्नवाचक चिन्ह हैं तो समझ जाइएगा जरूर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द होंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या शब्द क्या है, अब यहाँ देखिए वाक्य में क्या है ना, तो प्रश्नवाचक शब्द है कि नहीं। इसीलिए जब क्या शब्द पहले रहे तो हमें उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी रहती है, सहायक क्रिया लगानी रहती है। तो डू यहाँ डज आ रहा, दो लोग हैं लेकिन समझे नहीं यार, डू लिखे कि डज। तो यहाँ देखना क्या के बाद जो रहेगा वही करता रहेगा। तो क्या के बाद यहाँ क्या दिया है, तुम दिया है, और तुम की अंग्रेजी यू होती है। आप जानते हैं यू क्या है, बहुवचन है, इसीलिए आपके क्या होंगे यहाँ डू। ठीक, मतलब इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो बहुवचन कर्ता होते हैं उसके साथ डू लगाते हैं और एक वचन करते होते हैं उसके साथ डज लगाते हैं। इसीलिए यहाँ डू लगा और डू लिखने के बाद यहाँ क्या है, तुम, और तुम की अंग्रेजी यू, क्योंकि हमें डू लिखने के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। अब इसके बाद जैसे ही डू लिखें, डू लिखने के बाद कर्ता लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब की यहाँ मेन वर्ब क्या है, यहाँ देखिए एक दो, दूसरे नंबर जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे दूसरे नंबर पे एक दो, दूसरे नंबर लास्ट से गिनेंगे से एक दो, जो दूसरे नंबर पे रहेगा वही आपका क्या रहेगा, मेन वर्ब रहेगा। हमें तो मेन वर्ब ही लिखना है कर्ता लिखने के बाद। तो मेन वर्ब क्या, चाहते, तो ते को हटाकर ना लगाइए, चाहना, चाहना का अंग्रेजी वांट। और जैसे ही वांट लिखते हैं अब देखिए वाक्य में क्या बचा सन, पुस्तक बचा, शेष बचे है सन। देखिए क्या तुम चाहते हो का अंग्रेजी होगी, बचा क्या, पुस्तक, ये तो है ऑब्जेक्ट, जो बचा उसकी अंग्रेजी लिख दीजिए। तो अब देखिए पुस्तक की अंग्रेजी क्या होती है, बुक होती है। तो क्या हो गया, डू यू वांट बुक। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर समझ में आया तो अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ठीक है। अगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए क्योंकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।